बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम पब्लिक ओपिनियन और मैं हूं आपके साथ ज़रिया इरफान। मुल्क की सियासी फ़ज़ा एक बार फिर से गर्मा गर्मी का शिकार हो चुकी है। एक जानिब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा जुनैद अकबर ये कह रहे हैं कि हमें दीवार से लगा दिया गया है, अब एहतजाज के सिवा कोई रास्ता नहीं बचा। तो दूसरी ही जानिब वफाकी वज़रा वाज़ेह पैगाम दे रहे हैं कि इस बार PTI अटक पुल भी पार नहीं कर सकेगी, मुकम्मल इलाज होगा। सवाल यह है कि क्या तहरीक इंसाफ वाकई दोबारा सड़कों पर आने के लिए तैयार हो चुकी है? अगर ऐसा हुआ तो वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा सुहेल आफरीदी की हिकमत अमली होगी क्या? उधर मौलाना फजल रहमान के इस्लामाबाद मार्च के इंदिए ने भी हुकूमत के लिए एक नया इम्तिहान खड़ा कर दिया है। मौलाना तने तनहा आएंगे या इस बार तहरीक इंसाफ के साथ कोई मेल मिलाप होगा? हुकूमती वफूद की जमीयत उलमा इस्लाम से खामोश मुलाकातें, राबतों के सिलसिले से सवाल ये उठ रहा है कि आखिर हुकूमत को किस बात का खदशा है? सियासी दबाव के साथ साथ मौशी दबाव भी बढ़ रहा है और वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने सनतों और किसानों के लिए रियायती बिजली पैकेज का ऐलान तो कर दिया है, लेकिन सवाल यहाँ पर यह है कि ये सिर्फ बिजली सस्ती करने से किसानों के नुकसान का अजाला मुमकिन हो पाएगा? गंदम की इमदादी कीमत मुकर्रर करने के बावजूद खरीदारी ना होना, IMF के एतराज़ात, GDP ग्रोथ की मुसलसल गिरावट और 30 से ज़ायद गैर मुल्की कंपनियों के मुल्क से इनखला के बावजूद वज़ीर ख़जाना का पाकिस्तान को सरमायाकारी के लिए महफूज मुल्क करार देना, क्या ये बयानिया ज़मीनी हक़ाइक़ से मुताबिकत रखता है? दूसरी जानिब मजहबी जमात पर भी घेरा तंग हो रहा है, लेकिन सवाल यह है कि क्या ये पाबंदी मौसर साबित होगी या माजी की तरह वक्ती फैसला साबित होगा? साद रिजवी और उनके भाई ताहाल कानून की गिरफ्त से बाहर क्यों हैं? और अगर मजहबी इंतहा पसंदी पर काबू पाना वाकई हुकूमत का मिशन है तो क्या सिर्फ असलहा लाइसेंस रोक देने से शिद्दत पसंदी का फैलाव रुक पाएगा? इन्हें मुझे ज्वाइन कर रहे हैं रिजवान रजी साहब और इसार राना साहब। रजी साहब, स्टार्टिंग विद यू। जुनैद अकबर साहब ने जरा जो गुफ्तगू की है पहले वो सुनवाइए ताकि मैं प्रोग्राम में आगे बढ़ सकूँ। क्या था जवाब में यही कहा था कि नवंबर से पहले भी जा सकते, नवंबर में भी जा सकते, नवंबर के बाद भी जा सकते, किसी और जगह भी जा सकते, कोई और एहतजाज भी कर सकते हैं। अभी तक कोई फैसला नहीं हुआ। नहीं हो तो क्या फैसला करेंगे? अच्छा, जुनैद अकबर साहब की गुफ्तगू आपने सुनी, वो कह रहे हैं कि हमें दीवार से लगा दिया गया है, दोबारा एहतजाज की तरफ जाना होगा। रजी साहब, दीवार से लगाया जा रहा है, सुहेल आफरीदी साहब को मिलने भी नहीं दिया जा रहा, तो फिर वे आउट क्या निकलेगा? PTI दोबारा सड़कों पर आती हुई आपको नजर आ रही है और तैयार है सुहेल आफरीदी की क़यादत में? वो सुहेल आफरीदी साहब या जुनैद साहब जो हैं वो उनके बयान तो इस तरह के आते ही रहते हैं, लेकिन हम अगर ओवरऑल मंजर देखें और बानी PTI के ट्विटर हैंडल से आने वाले जो ख्यालात हैं उनका जायज़ा लें और उनकी जो हमशीरगान, अब तो खैर दूसरी हमशीरा मिल के आती हैं जी जी, उनके जो ख्यालात हैं उसका जायज़ा लें तो ये बात एक आम सियासी जहन का शख्स भी जो है वो ये असेस कर सकता है कि PTI आइंदा कुछ महीनों के अंदर आपको और मेरा ख्याल है कुछ हफ्तों की बात तो अब रह गई है, आपको पार्लिमान के अंदर नज़र नहीं आएगी। और अच्छा, पार्लिमान के अंदर नज़र नहीं आएगी, ठीक है। और उसमें एक तो ये हो सकता है कि कौमी असम्बली के पार्लिमानी कमेटियों से तो उन्होंने इस्तीफ़ा दे ही दिया है, नशिस्तों से भी इस्तीफ़ा दे दिया। ये मेरे सवाल की आपने जी, वो एक बात तशरीह की। हाँ। सेनेट में पता नहीं क्यों वो मना करते हैं, मना कर दिया उन्होंने सेनेट में कि नहीं, सेनेट नहीं छोड़ना, ठीक है, लेकिन कौमी असम्बली से इस्तीफे दे दें। और इसकी एक्सट्रीम हद है और 29 नवंबर जो है वो इसका पीक हो सकता है कि सूबाई हुकूमत भी छोड़ दी जाए या तोड़ दी जाए। 29 नवंबर तक क्यों? आपको क्या वजह है जो पीक नजर आ रहा है? उनका ख्याल है, हालांकि कानून के अंदर ऐसी कोई बात नहीं है और कानून साजी भी हो चुकी है और बाकायदा स्पेसिफिकली मेंशन करके कानून साजी हुई है, लेकिन उनका ख्याल है कि जनाब 29 नवंबर तक ना, चूंकि कुछ हमारे अदारों के अंदर कुछ ट्रांसफ़र पोस्टिंग वगैरह होनी है, तो इस मौके के ऊपर अगर हम रेलेवेंट हो जाएं। अगर आपको याद हो तो ये जो वज़ीराबाद में जो फायरिंग हुई थी वो भी एक ऐसे ही जगह पे हुई थी जहाँ पे वो उस वक्त किसी की तकर्री रुकवाने के लिए मार्च कर रहे थे। तो इस वक्त भी उनका ख्याल है कि वो नवंबर वाली जो पहले तो गोलियां चल गई थी, अब तो नहीं चल सकेंगी, तो हम उसको उसके अंदर जाके एहतजाज करके अब गोलियां क्यों नहीं चल सकेंगी? पहले क्यों चल गई थी? वो बंदा फड़िया गया नहीं जिन्हें गोलियां चलाई हैं। तो इसलिए जो है वो उसके अंदर अपनी रेलेवेंस ढूंढना चाह रहे हैं, और रेलेवेंस ढूंढने का मतलब ये है कि वो अपने लिए को पॉलिटिकल स्पेस चाहते हैं जो कि उनको दस्तयाब है, उससे वो ज्यादा हिस्सा चाहते हैं।
अब क्या वो रवायती तरीके से धमकी लगा के इस्लामाबाद पर चढ़ाई करके ये स्पेस विन करेंगे, या वो मुज़ाकरात करके बैठ के और करेंगे? मुज़ाकरात करने का उनका मूड तो लगता है। आज फिर उन्होंने फरमाइश कर दी है, कहाँ पे वो कहते थे कि आर्मी चीफ मैं किससे मुज़ाकरात नहीं करूँगा, फिर आर्मी चीफ करें, फिर जनाब वो करें। अब तो उन्होंने कहा है कि मोहसिन नकवी आके मेरे से मुज़ाकरात कर ले। तो मेरा मतलब है वेरी मच डायरेक्ट टू आर्मी चीफ साहब, एस्टेब्लिशमेंट, क्योंकि तासुर यही आता है ना कि वो हुकूमत से ज्यादा जो है ना कहीं और मैं आपसे अर्ज करूं वो इसार राना से मुज़ाकरात कर लें। इसार राना साहब भी जो रोजाना अखबार बनाते हैं, हाँ। उसके अंदर बेशतर हेडलाइन ये आर्मी चीफ की लगाते हैं, तो ताल्लुक तो इनका भी बनता है ना थोड़ा सा इसार राना साहब का। तो वो मेरे भाई इसार राना से मुज़ाकरात। अच्छा चले यहीं पे रुकते हैं। आपने कहा कि अब की बार गोलियां नहीं चलेंगी, आप तो ये स्टेटमेंट दे रहे हैं कि शायद रियासत का रवैया ये भी हो सकता है, लेकिन जो राना सनाउल्लाह साहब हैं वो इस बारे में कुछ और राय रखते हैं। जरा वो भी सुनवा दीजिए, फिर मैं राना साहब आपकी तरफ आती हूँ। राना सनाउल्लाह साहब ये कह रहे हैं कि इस बार पीटीआई अटक पुल भी पार नहीं कर सकेगी। रजी साहब का तज्जिया कहते हैं कि इस बार गोलियां नहीं चलेंगी। तो मैंने तो सवाल ये किया कि क्या पिछली दफा चली थी? दूसरा ये कि राना साहब तो किसी और माइंडसेट में नजर आ रहे हैं। राना साहब तो क्योंकि पक्के राजपूत हैं और मूछों वाले राजपूत हैं, तो वो तो अनुभव पता होना। हाँ, तो वो अगर राजपूत हो, फिर बंदा तगड़ा राजपूत हो, तो फिर वो आपको नरम बयान तो नहीं ना देता। अच्छा, वो तो फिर अपनी पूरी तरह से बताता है कि भाई मैं मतलब सर्टिफाइड राजपूत हूँ। मैं इसलिए ज़रा नरम हूँ कि मैं क्लीन शेव हूँ, तो थोड़ा सा फर्क पड़ जाता है। अच्छा, मूंछों से फर्क पड़ता है? बस जाहिर है, एक रूप दाब। अब आप माशाल्लाह दाढ़ी वाले हैं, आप मुझसे ढेर आगे हैं। सर राजपूत तो मैं भी, तो ना मेरी दाढ़ी ना मेरी मूंछ। बस अब बात यह है कि आप वो राजपूत हैं जिन राजपूतों ने पूरी दुनिया पे हुकूमत की, उन पे आपने हुकूमत की। अच्छा ये सही है। तो ये अच्छा, मैं पहले जरा जुनेद अकबर साहब की तरफ आता हूँ। हाँ। कि वो कितने मासूम है। रजी जरा मेरी बात सुने। मैं सुन। वो कहते हैं जी हमें दीवार से ना लगाया। ओ भाई, तुम्हें दीवार से नहीं लगाया, तुम्हें दीवार में चुन दिया उन्होंने। आप अनारकली शरीफ हैं। आप कह रहे हैं हमें दीवार से ना लगाए। यानी वही वाला वो हाल हो गया कि वो जो उठ के जिसने कपड़े झाड़ देगा था कि मैं फिर ना ही समझा है। ओ भाई, आपका बतौर पार्टी नाम मिटा दिया उन्होंने, आपको बतौर पार्टी कहीं टिकने नहीं दे रहे। आपके तमाम अपोजिशन जो वो थे असेंबलियों में कायद, उन्हें हटा दिया। आपके लोग गिरफ्तार, आपका कायद 2.5 साल से जेल में, उस पर 200 से ज़्यादा मुकदमात, आपकी लीडरशिप भागती फिर रही है। उन्हें भी तो नहीं लगता है कि ये दीवार से लगाना है आपको। को दीवार को लगता है मुझे दीवारें चीन है जहाँ पहुँचने में इतना टाइम लग रहा है। और जुनेद अकबर साहब, आप दीवार में चुन दिए गए। होश के नाखून लें आप। ये जो आप बयान देते हैं, या तो जो आपका बयान लिख के देता है उसे कहें यार वो ही बदल लें। अकदस को ले लें, वो बहुत अच्छी स्टेटमेंट बना लेता है। ठीक है ना? है हमारा एक दोस्त ना, वो बहुत अच्छा, क्या नाम है, इंट्रो भी लिखता है, तो उसे ले लें, वो जरा को अच्छी बात कर देगा। दूसरी बात ये जो राना साहब कह रहे हैं ना, आपने इनसे पूछा कि इस बार गोलियां क्यों नहीं चलेंगी, तो इस बार मेरा ख्याल है कि गानों के दौरान लाउड स्पीकर पे जो है ना अजान की आवाज़ नहीं आएगी उस बंदे को। उसने कहा था मुझे अजान हो रही थी तो गुस्सा चढ़ा तो मैंने इसलिए गोलियां मार दी। तो अब मेरा ख्याल है पीटीआई एहतियात करेगी इस हवाले से। और तीसरी और आखिरी बात मैं आपको बताऊं, ये जो हम कह रहे हैं ना कि जी इमरान खान कह रहा है कि जी मोहसिन नकवी को भेज दें और ये कर दें, तो तारिक फजल तो मुंह से कह रहे हैं कि हम इमरान खान से एनआरओ मांग रहे हैं, वो एनआरओ नहीं दे रहा हमें। मैं को पल्ले से तो नहीं कह रहा। तारिक फजल साहब ने खुद एतराफ किया कि जी हम कहते हैं कि खुदा का वास्ता हमारी जान छोड़ दे। तारिक फजल चौधरी साहब जो है, अच्छा, मैं आना चाह रही थी तारिक फजल साहब के पास, लेकिन मैं तारिक फजल चौधरी तो पीटीआई के हैं ना? नहीं, वो मुस्लिम लीग नून में पीटीआई ग्रुप है। अच्छा, तो लेकिन ये कि यार अब सिर्फ सब्जियां पहुंचाने से आप पार्टी का ग्रुप बना। आप जरा रुके, मैं जरा चौधरी साहब जिनके आपने बात की ना, मैं जरा उनकी गुफ्तगू सुनवाई देती हूं। मुझे नहीं पता था आपका शॉट आपके पास है, नहीं तो मैं जरा बाद में मेरे पास एक ऑफर है, मतलब मेरे से मुराद तारिक फजल साहब के पास एक ऑफर है जो उन्होंने पीटीआई को दी है, जरा सुनवाइए। की दरखास्त नहीं की जी। तो राना साहब, तारिक साहब ये कह रहे हैं अगर पीटीआई दरख्वास्त करे तो बानी पीटीआई को बनी गाला मुंतकिल किया जा सकता है। अच्छा, मेरा यहाँ पे बेसिक सवाल तारिक साहब के हवाले से ये है कि एक सूबे का वज़ीर आला पीएम साहब को कहता है कि मेरी मुलाकात मेरे बानी से करवा दी जाए, पीएम साहब कहते हैं मैं पूछ कर बताता हूं, तो फिर ये जो तारिक फजल साहब हैं, इनकी स्टैंडिंग क्या है, इनका सियासी ओहदा, इनका सियासी कद क्या है जो वो इतनी बड़ी ऑफर कर रहे हैं? देखें, वो नून लीग के स्पोक्समैन है,
स्पोक्समैन से मुराद ये कि वो मुख्तलिफ चैनल्स के ऊपर जाके तर्जुमानी करते हैं और जो वो बात कहते हैं उनकी बात की तरदीद नहीं आती। ये जो बात उन्होंने की है, क्या तरदीद आ गई है? किसी जानिब से आया कि नहीं जी हमने लिडो नहीं मंगवा के रखी हुई वहाँ पे? जो आप जिसको कह रहे हैं वो एक पुराना लतीफ़ा है ना कि वो मैं तो कंबल नू छड़ रहे हैं, कंबल मैनू नहीं छड़ता हूँ। आप अब इमरान खान से एनआरओ मांग रहे, वो नहीं दे रहा आपको। आप कहते हैं जी लिडो खेल लें, ये कर लें, वो कर लें, वो कहता है ऐसे गल्लां तो 808 दिन हो गए ने कोई बात नहीं जेल दे विच इन्हां गल्लां तो मैं कहता हूं मरवा देना तुसी गरीब मैं कह रहा हूं आदमी। ना 8000 दिन भी हो जाए ना तो मैं इमरान को यही कहूंगा कि भाई तू 10,000 दिन गुजार ले, सऊदी अरब से सिफारशी लेटर मंगवा के ना भाग। तो मैं खड़ा रहे अपने अंदर पैरों जेल पे, में पढ़ना, जेल उसने तू रहना है। हिस्ट्री बना रहा है, हिस्ट्री बना। हाँ। ये जो एक तासुर है ना कि हमारे लीडर अटक की जेल के अंदर सलाखें पकड़ के रोने लग जाते हैं, सच के ये लिए खत्म कर मरना दे। बहुत अच्छा, लेकिन इसके लिए कोई और मरे तो और अच्छा। नहीं। मैं राणा साहब मान ठीक है। गया हूँ आपको। नहीं नहीं मैं तो कह रहा हूँ कि जो नहीं मरे उन्होंने बहुत अक्लमंदी दिखाई कि वो नीवे नीवे होके निकल गए पतली गली से। कोई लोग नहीं निकलते, कोई लोगों के लिए वो पतली गली जो है ना दूसरों के लिए पतली गली बन जाती है। क्यों तारिक फजल कह रहे हैं कि जनाब हम उन्हें कह रहे हैं कि चले जाएं आप बनी गाला, आप झींगा लाला चले जाएं, हम चले जाएं, वो जा ही नहीं रहा। तो ये मैं तो नहीं कह रहा ना बात। चलो मैं- झींगा गली है। मैं इस चीज को जरा आगे लेके बढ़ूंगी, लेकिन जुनैद अकबर साहब ने भी कह दिया इसके ऊपर कि तारिक फजल चौधरी साहब को वो बात करनी चाहिए जो वो पूरी कर सके। वैसे रईसी साहब कह तो जुनैद अकबर साहब ठीक रहे हैं, क्योंकि हुकूमत ये भी कहती है आए बैठे हमसे मुज़ाकरात करें, लेकिन जब मुज़ाकरात के लिए जाते हैं तो फिर वो कहते हैं हम पीछे से पता करके बताते हैं, पूछते हैं। मतलब गुम की कैफियत का तो शिकार हुकूमत भी रहती है। अपार्ट फ्रॉम दिस, मौलाना साहब के हवाले से भी एक अपडेट है कि 1 माह बाद वो भी इस्लामाबाद का रुख करने को राजी हैं। कामरान मुर्तज़ा साहब कह रहे हैं कि मौलाना 1-2 माह में इस्लामाबाद आ सकते हैं। आपको क्या लगता है पीटीआई के साथ फ्लाइट लेंगे या सोलो आएंगे? देखिए मौलाना ने बड़ी कोशिश की इस हवाले से कि जो है वो अपना कोई अलायंस बन जाए, और जिस अलायंस के अंदर क़यादत जो है, चूंकि पीटीआई की क़यादत तो जेल में है और उनके अलावा मौलाना के लेवल की तो क़यादत कोई नहीं है, तो मौलाना उस अलायंस की क़यादत मौलाना के पास हो। और बड़ी वाज़ेह और खुली लड़ाई हुई दोनों पार्टियों के दरमियान। इनके दरमियान में से तो हवा नहीं गुजरती थी, तीला नहीं लंघदा सी जिन्होंने पंजाबी च कहंदे, लेकिन वो अलग हो गए। कहाँ मौलाना जो थे वो 26वीं तरमीम के अंदर पीटीआई ने सारा मैंडेट मौलाना को दे दिया कि जनाब आप ये काम कर दीजिए हमारी तरफ से, और मौलाना ने वो किया। और ऐसा उन्होंने उसमें कड़ेच डाला कि अभी तक वो 27वीं तरमीम के बगैर सीधा होता हुआ नजर नहीं आ रहा। ठीक है, उन्होंने इस तरह से 26वीं तरमीम को नाकाम किया या उसको क्रिपल किया, और पीटीआई उनके साथ हमराह थी, और पीटीआई ने बड़ी अक्लमंदी के साथ सारी अपनी चीजें मौलाना के जरिए इंक्लूड करवाई और एन कानून साजी के मौके के ऊपर भाई वॉकआउट कर गए। ठीक है, तो ये उनके दरमियान एक किस्म की अंडरस्टैंडिंग तो मौजूद थी। फिर मेरे पास ये भी इतलात हैं, कुछ लोगों का ख्याल है कि मौलाना या उनके करीबी जो अहबाब हैं वो उस वक्त जब गुड टू सी यू कह के उनको पुलिस के गेस्ट हाउस में भेजा गया था तो वहां पे भी मिलने के लिए पहुंचे थे। मौलाना नहीं थे, उनके कुछ करीबी अहबाब हैं, कुछ दोस्तों ने जिन्होंने खुद देखने का दावा किया है, उनका ख्याल है, अगरचे मैं उनसे एग्री नहीं करता, लेकिन एक गुडविल तो एग्जिस्ट करती थी। मौलाना अपने क्राउड के ऊपर किसी को आके सियासत करने की इजाजत नहीं देते या देंगे मुस्तकबिल के अंदर। उनका अपना क्राउड है, अपने फॉलोअर्स हैं, वो उसका बेनिफिट भी खुद लेना चाहेंगे, वो उसके ऊपर सियासत भी अपनी बढ़ाना चाहेंगे। और इधर से ये ख्याल लेकिन था। अच्छा एक सवाल ले लीजिए मेरा, ये जो भी हाल ही में केपीके की सीएमशिप का मामला हुआ है, उसके बाद जो एक थोड़ा बहुत उनसियत का ताल्लुक था भी मौलाना और पीटीआई के दरमियान, आपको लगता है कि ये इंगेजमेंट, ये इंटीमेसी दोबारा बहाल हो सकती है? नहीं, उसकी वजह ये है कि इन चारों ने जो भी वहां पे अपने अपने चीफ मिनिस्टर नामजद किए थे, और मैंने यहाँ पे अर्ज किया था कि अपने अपने चीफ मिनिस्टर नामजद करने का मतलब ये है कि वो पीटीआई को कह रहे कि भाईजान अपना बंदा मुंतखब करवाइए। अच्छा। ये बायन ही जमहूरी रवैया था। अच्छा, उन्होंने एक डेमोक्रेट होने का सबूत दिया कि जनाब हमने वो अलायंस बना के और खरीदो फरोख्त की सियासत नहीं करनी। ये वही रवैया है जो 2013 के अंदर नवाज शरीफ साहब ने अपनाया था
कि अगर पीटीआई लार्जेस्ट पार्टी है केपीके के अंदर तो उसको तो हुकूमत फिर बनाना आप उसका इन हक होना बातों की चाहिए। तरदीद करते हैं जो इस्लामाबाद की फजाओं में गूंज रही थी कि मौलाना को ऑफर ये दी गई कि आपके सूबे का सॉरी आपकी पार्टी का वज़ीर आला बना ये दिया सारी जाएगा और स्पेकुलेशन, सब कुछ। ये सारी स्पेकुलेशन थी। इसके ठीक। अंदर, इसकी बुनियाद के अंदर कोई हकीकी बात नहीं थी। अगर मौलाना ने बनाना होता तो फिर सबको इकट्ठा करते। मौलाना के पास तो फंड है ना, वो इस वक्त सीनियर मोस्ट पॉलिटिशियन है नवाज शरीफ साहब के बाद। ठीक, चलें, पॉइंट आपका आ गया। एक ब्रेक लेते हैं और ब्रेक के बाद आपको फिर करेंगे इस उम्मीद के साथ कि आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों ये हुकूमत जो है वो सुहेल अफरीदी साहब को बानी पीटीआई से मुलाकात की इजाज़त दे, ताकि जो अगर कोई खौफ भी है तो वो खौफ की फ़िज़ा ज़रा कम हो और सियासी मामला, जमहूरी मामला आगे चले। ब्रेक लेते हैं, स्टेट जी। वेलकम बैक वंस अगेन। नाज़रीन, हुकूमत ने सनअती और ज़रई शोबे के लिए इजाफी बिजली 23 रुपये फ़ी यूनिट करने का ऐलान किया है और कहा गया है कि इस पैकेज के तहत सनअतों किसानों को आइंदा 3 सालों में रियायती कीमत पर इजाफी बिजली फ्राहम की जाएगी। शायद इस चीज़ की कोशिश की जा रही है कि किसानों को सब्सिडाइज बिजली देकर उनका जो अजाला है उनका जो नुकसान है उसका अजाला जो है उसे मुमकिन बनाया जा सके। रज़ी साहब, खबर तो ये अच्छी है, ठीक है, लेकिन मुझे ये बताइएगा कि इसकी फ्रूटफुल रिजल्ट्स भी आएंगे या नहीं आएंगे, क्योंकि ये बात मैं इसलिए भी कह रही हूँ कि सैलाब से जो जितने भी बड़े पैमाने पर तबाही हुई है, पहले तो फसलें खड़ी होंगी, बीज बोए जाएंगे, ज़मीन हमवार करनी पड़ेगी, तब जाके सर ये बिजली के इस्तेमाल के मामलात आएंगे ना। और फिर सनअती सेक्टर तो आपके सामने ही है, वो उसको आप कैसे देख रहे हैं? देखिए, मुझे एक बात समझ नहीं आती, मैं सनअती से शुरू कर लेता हूँ। पिछले 2 साल के अंदर पाकिस्तान की टेक्सटाइल की एक्सपोर्ट जो है, और पाकिस्तान की टेक्सटाइल की एक्सपोर्ट की मैं बात कर रहा हूँ, मैं धागे या खाम कपड़े की बात नहीं कर रहा, ग्रे क्लॉथ की, मैं बात कर रहा हूँ गारमेंट की। अच्छा, उनकी एक्सपोर्ट के अंदर इजाफा हुआ है। प्रोडक्ट हाँ, मतलब एंड प्रोडक्ट का मतलब होता है कि मैक्सिमम मैन पावर उसमें एम्प्लॉय होती है, ठीक है। उसकी जो एक्सपोर्ट्स हैं हमारी, वो 15 अरब डॉलर से बढ़ के 19.5 अरब डॉलर पे हो गई हैं। ये तकरीबन 33% का इजाफा बनता है। तो अगर तो इंडस्ट्री जो है वो नीचे की तरफ जा रही है, या लार्ज स्केल मैन्युफैक्चरिंग नीचे की तरफ जा रही है, तो हमारी एक्सपोर्ट क्यों बढ़ रही है? ये मेरा सवाल है उन अहबाब से जिनका ख्याल है कि इकॉनमी नहीं चल रही और सनत नहीं चल रही। ठीक है, आप अपनी सनत पैदावार का अमूमी तौर पे 10% से 20% एक्सपोर्ट करते हैं, बाकी डोमेस्टिक कंजम्पशन होती है, और इसी तरह इकॉनमी बैलेंस रहती है। तो अगर आप ये काम कर रहे हैं, जिन मुल्कों के अंदर ये बैलेंस डिस्टर्ब होता है, तो फिर वहाँ पे बहुत जल्दी उनकी जो डेवलपमेंट होती है वो सस्टेनेबल नहीं होती। खैर, मैं एक तो ये इसके ऊपर बात कर दी। अब आ जाइए इस बात के ऊपर कि 34 रुपए दे रहे हैं सनत को बिजली इस वक्त सरकार, वो बिजली जो कि इसार राना को और मुझे जो है वो 60 या 65 रुपए या 55 रुपए की मिलती है, वो इंडस्ट्री को मिलती है 34 रुपए की, और किसान को ट्यूबवेल चलाने के लिए मिलती है 36 रुपए की। अब सरकार ने ये किया है कि इसार राना साहब का पिछले साल अक्टूबर का बिल था, फर्ज करें 300 यूनिट, ठीक है। तो अब अगर ये 300 यूनिट से ज्यादा बिजली इस्तेमाल करेंगे, तो वो जो ज्यादा बिजली इस्तेमाल करेंगे उसका बिल इन्हें 36 रुपए या 34 रुपए या 38 रुपए की बजाय 22 रुपए फी यूनिट आएगा। अच्छा, एक मिनट, फॉर माई सेक ऑफ नॉलेज, जो पहले वाले 300 यूनिट हैं वो उसी पर चार्ज होंगे जो रेजिडेंशियल पर चार्ज? ठीक है, जो पहले ये एग्जिस्ट करता है टैरिफ, इसके जरिए चार्ज होंगे। सही। और वजह किन पे होंगे? एग्रीकल्चर सेक्टर और इंडस्ट्री के ऊपर, ठीक है। यानी एग्रीकल्चर को हम दे रहे थे नहीं, एग्रीकल्चर को दे रहे थे 36 के, और इंडस्ट्री को दे रहे थे 34। तो जितने इन्होंने पिछले साल यूनिट इस्तेमाल किए थे इस महीने में, उससे ज्यादा जो यूनिट होंगे वो 22 रुपए फी यूनिट चार्ज उन पे वो होगा, ये लागू होगा, ये सरकार ने किया है। और इसकी वजह क्या है? इसकी वजह ये है कि ये इसार राना साहब इसके जिम्मेदार हैं। ये बहुत साहसी आदमी है। इन्होंने पैसे जोड़ के हमारी भाभी के साथ मिलकर साजिश करके ना तो छत पे लगवा लिया सोलर। तो अब वो सोलर से बिजली ये बनाते हैं और घर में करते हैं इस्तेमाल। तो वो जो वहां पे जो लेस्को बिजली भेजता था उसके पास तो बच गई। अब वो क्या करें इस बिजली का? उन्होंने वो भी तो कहीं बेचनी है। उन्होंने मुझे और इसार राना को बिजली सस्ती नहीं देनी,
उन्होंने वो भी इंडस्ट्रियलिस्ट को देनी है जिसका पेट पहले ही फूला हुआ है नफा खा खा के ना। यानी वो 300 रुपए वाला जो घी का पर लीटर का पाउच है वो मुझे 650 रुपए में बेचता है, कोई पूछने वाला नहीं है उसको। वो 85 रुपए वाली चीनी 230 रुपए की मुझे बेचता है, कोई पूछने वाला नहीं है। और एक घी की इंडस्ट्री का मालिक राणा तनवीर बैठ के कौम को बताता है कि जी हम तो जी ओपन मार्केट के ऊपर बिलीव करते हैं, ओपन मार्केट के ऊपर बिलीव करते हैं। मेरा मतलब है फंडामेंटल जो चीजें होती है ना, बेसिक किचन आइटम, उसके ऊपर ओपन मार्केट दुनिया के किसी मुल्क में नहीं होती। जिसने जिस्मो जान का रिश्ता बरकरार रखना होता है, ये हमारे मिनिस्टर साहब को कुछ आके ये बुनियादी चीज पढ़ाए, ये ओपन मार्केट लेके बैठे होते हैं। चलें, आपकी बात तो आई सामने। राणा साहब, दो चीजें मैं यहाँ पे आपके सामने रख रही हूँ स्टैट्स के साथ। एक तो सवाल की सूरत में ये कि ये सिर्फ जो रियायती कीमत पर बिजली दी जाएगी किसानों को, जो 5 फसलों में होने वाला नुकसान है, आपको लगता है कि उसकी भरपाई हो जाएगी? इसमें गंदुम है, चना है, कपास है, चीनी है, गन्ना है मैं जिसकी बात कर रही हूँ, और चावल है। दूसरा ये कि जो इन्होंने इमदादी कीमत भी मुकर्रर कर दी गंदुम की हुकूमत ने। सर, सवाल तो अभी तक वही है ना कि पिछली दफा भी इन्होंने इमदादी कीमत मुकर्रर की थी, चले मसा जो भी की थी, खरीदारी तो हुकूमत ने नहीं कि इस बार क्या गारंटी है कि हुकूमत ये गंदम की खरीदारी करेगी? क्योंकि IMF ने तो फिर दोबारा से जो है ना एतराज उठा दिया है कि गंदम की कीमत पर कैसे जो है वो कीमत मुकर्रर की जा सकती है और हुकूमत जो है वो कम से कम करे। एक तो ना मैं रजी को मशवरा दूंगा, PTI वैसे इन पे काटा लगा चुकी है, पीपल्स पार्टी पे नहीं भी लगा दिया हुआ है, नून लीग दे उत्ते भी ना लुआ लेना, ताड़े बड़ा इनकलाब पैदा होता है। आप में बड़ा आम इंसान और गरीब आदमी के ने तकलीफ उठती है, में उनसे भी काटा लग जाएगा, ठीक है ना। तो भाई कोई एक दरवाजा खोले, आपको क्या पता लग चुका हो? मुझे नहीं पता, लेकिन भाईजान वो किसी दौर में जब हम तांगे में सफर करते थे ना, तो तांगे वाला कहता था बच मोड़ के मोड़ तो। हाँ, तो मैं कह रहा हूँ बच मोड़ तो कोई एक कोना रहने दे, एडे इनकलाबी चे गवेरा ना बने। आपके बाल बच्चे हैं, आपकी रोजी रोटी बाल तो मेरा कोई बचा नहीं है। नहीं, जिन मैं बालों की बात कर रहा हूँ ना वो खैर मुझसे भी बड़े हैं, लेकिन ये कि उनका ख्याल कर ले, ठीक है ना। कच्चा तेरा मकान है, कुछ तो ख्याल कर। अच्छा, अब आ जाए इस तरफ जो आपने सवाल किया। देखिए, मैं तो क्योंकि इसका स्टैटिस्टिक्स का आदमी नहीं हूँ, मुझसे तो स्टैटिस्टिक्स भी सही तरह नहीं कहा जाता, मैं तो घर का बजट नहीं बना सकता। लेकिन मुझे एक बात समझ नहीं आ रही, अगर इतने रिफॉर्म से बकौल वजीर आजम साहब के कर्जे उतर जाएंगे हमारे, उन्होंने आज फरमाया है कि कर्जे उतर जाएंगे, तो वो एक पुराना लतीफा, एक आदमी ने किसी से पैसे लेने थे, वो आया कल एक दिन वो गया तो उसने कहा यार तेरे पैसे अब उतर जाएंगे। उसने कहा कैसे? उसने कहा ये जो क्या नाम है सड़क पे ना मैंने लगा दिया ट्रेक, वो जो कांटों वाली होती है ना, यहाँ से किकर लगा दिए, तो यहाँ से अब रुई की जो गड्ढे गुजरेंगे, ट्रक गुजरेंगे, तो उन कांटों में ना रुई फंसेगी, तो मैं वो उतारूंगा, उतार के बेचूंगा, पैसे इकट्ठे होंगे, तेरे उतर जाएंगे। वो हंस पड़ा, उन्होंने कहा तू तो हंसने से तेरे कर्जा उतर गया सारा, ठीक है ना। तो मेरा हासा नहीं रुक रहा है, क्या वजीर आजम साहब कोड़ी लेके आए यार, कि कमाल कर दिया। उन्होंने कहा हम किसानों को देंगे बिजली सस्ती, फिर वो इतनी फसलें उगाएंगे कि कोई लेने वाला ही नहीं होगा और कर्जा उतर जाएगा। भाई यार को मजमून ही चेंज कर लें भाई। आपने पिछले साल 3 सालों में किसानों के साथ जो किया है वो तो कोई सोतेली मां नहीं करती। जिस तरह उन लोगों ने अपनी जिंदगियां दांव पे लगाई, जिंदगी दांव पे लगाना होती है। जब एक किसान पूरा 6 माह किसी फसल को औलाद की तरह पालता है और फिर कोई आके उस औलाद की गर्दन काट देता है, तो उनकी जिंदगी खत्म हो जाती है। आपने उनके साथ क्या किया पिछली दफा, जो आप ये नया राग सुना रहे? और IMF आपकी बात को उल्ट कह रही है। वो कह रही है जनाब सैलाब की वजह से ग्रोथ रेट भी नीचे गिरेगा आपका, जेड़ा पहले ही नहीं सी, फौतशुदा, इंतहाई फौतशुदा हो जाएगा, ठीक है, महंगाई बढ़ेगी, फसलों के हमें फूड क्राइसिस का सामना करना पड़ सकता है। ग्रजी ठीक कहते हैं कि जी वो आई, वो नीचे वो जो जमीन आई है मट्टी जरखेज हो गई है, लेकिन उसको आबाद करने वाले भी तो होने चाहिए। उनके तो घरों में पानी अभी तक पूरी तरह नहीं निकल सका। सो मैं ये समझता हूँ कि वजीर आज़म साहब, मैं तो आपका बहुत पुराना फैन हूँ। जब आपने ये कहा था ना कि अगर आटा सस्ता ना हुआ तो मैं कपड़े बेच दूंगा,
जब आपने कहा था कि मैं जरदारी को अगर मैंने ना पकड़ के घसीटा तो मेरा नाम बदल देना, ये जब आपने कहा था ना कि पीपल्स पार्टी से जो सुलह करना या मुआहदा करना ऐसे ही है जैसे अंधे कुएं में छलांग मारना, मैं तब से आपका फ़ैन हूँ। जब आप मीनारे पाकिस्तान में बैठ के आपने कहा था अगर लोड शेडिंग खत्म ना की तो मेरा नाम बदल देना, मुझे पता है सर, आप मैंने आपको याद करा दिया कि अब आपने हमें डिफेंड करना है, तो मैं तो तब भी आपका भाई तब से फ़ैन हूँ। लेकिन वो बात ये, वज़ीर-ए-आज़म साहब जाके किसी दिन किसानों में बैठें, उनकी हालत ज़ार देखें, उनके पास तो अब जो काम करने की मशीनरी है वो भी नहीं रही सैलाब की वजह से। आप बिजली कर रहे हैं और बिजली उन्हें देते रहे भाई, लेकिन उसको चलाएंगे कहाँ, किस पे इस्तेमाल करेंगे? रज़ी साहब, आपने सवाल का जवाब देना जरूर दीजिए। एक और सवाल ले लीजिए, इससे सांस ले लीजिए कि सर 30 से ज़ायद कंपनियों के पाकिस्तान से इनखला के बावजूद वज़ीर ख़ज़ाना साहब ने कल 2 जगह मुख्तलिफ जगहों पर ये स्टेटमेंट दी है कि पाकिस्तान सरमायाकारी के लिए महफूज मुल्क है। सर, आप उनके इस दावे को किस तरह से देख रहे हैं? देखिए, बात ये है कि एक्सो नोबल के हवाले से ये प्रोपोगंडा किया जा रहा है और एक्सो नोबल की तरफ से क्लैरिफिकेशन आ चुकी है। वो केमिकल के बिजनेस में से दुनिया भर में से निकल रही है, इंडिया में भी उसने बेच दिया, बाकी जगहों पे भी, और पाकिस्तान में भी अपना सेटअप लोकल बेच रही है। वो इंडस्ट्री बंद नहीं होने जा रही। एक तो ये बात हो जाए। और एक इंडस्ट्री की बात नहीं है यहाँ पे, मतलब इसके हवाले से फिर सारी वो जाली किस्म की लिस्ट हम साथ जारी कर देते हैं, वो हर एक का रिबटल मौजूद है। ये प्रोग्राम में इसलिए वो लिस्ट देने बैठा तो लंबा हो जाएगा। अच्छा। देखिए, बात ये है कि यही मेरा इख्तलाफ रहा है हमेशा मेरे भाई से कि तनकीद के अंदर भी कोई तवाज़न होना चाहिए। हुकूमत ने कहा कि हम गंदम के कारोबार में नहीं हैं, हम खरीदेंगे नहीं हर साल, ठीक है, और उन्होंने पिछले साल नहीं खरीदी। फिर जब उन्होंने नहीं खरीदी तो गंदम की काश्तकार से ऐन पहले हुकूमत पे इंकशाफ हो रहा है कि उसके पास तो कोई लिवरेज ही नहीं है कि वो मार्केट के अंदर रेट को मेंटेन कर सके, मां सवाए डंडा डोली करने के। मतलब डंडा डोली आपने ये किया कि गंदम की एक्सपोर्ट के ऊपर पंजाब से पाबंदी लगा दी। पंजाब में तो आपने 15 करोड़ लोगों के लिए गंदम महफूज कर लिया, निर्ख उसका महफूज कर लिया, लेकिन बाकी भी तो पाकिस्तान का हिस्सा है ना। खैबर पख्तूनख्वा में भी बसने वाले इसी पाकिस्तान के शहरी हैं, सिंध के अंदर बसने वाले भी इसी पाकिस्तान के शहरी हैं। मैं तो कहता हूँ कि वो जिन्होंने गंदम स्मगलिंग करनी है अफगानिस्तान और सेंट्रल एशिया, वो भी पाकिस्तान के शहरी हैं। कितनी का कर लेंगे यार? मेरा मतलब 1 लाख टन कर लेंगे। आप 2,97,00,000 टन गंदम उगाते हैं यार, अगर उसमें से 1 लाख टन जो है वो बेचारे स्मगल करके तो अपने बच्चों के लिए कोई रिज़्क कमा लेंगे, रिज़्क हराम, तो आप उनके पीछे भी डंडा लेके पड़ गए कि नहीं जनाब, हमने गंदम पंजाब से बाहर नहीं जाने देनी क्योंकि वहां से एक्सपोर्ट। अभी आपने अपनी गुफ्तगू में फरमाया कि गंदम के काम में, कारोबार में हुकूमत इन्वॉल्व नहीं है। ना, हुकूमत ने निकलने का ऐलान किया। लेकिन अब ये इंकशाफ हुआ कि जनाब हुकूमत के हाथ में तो कोई भी लिवरेज नहीं है। अच्छा, मैं आपको अर्ज करूं, दुनिया की इंसानियत की तारीख के अंदर हज़रत उमर रजी अल्लाह ताला अन्हो पहले हुक्मरान थे जिन्होंने मार्केट की बाकायदा कैलकुलेट करके जो कैलकुलेशन मुकर्रर की थी जी। वो आज तक दुनिया के तमाम ममालिक के अंदर इम्प्लीमेंटेशन है। उसका एक पॉइंट मैं अर्ज कर देता हूँ। आपने फरमाया था उमर फारूक रजी अल्लाह ताला अन्हो ने कि अगर किसी भी प्रोड्यूस का यानी कि फसल का 7% 7% सरकार खरीद लेती है तो उसके बाद सरकार जो है वो उसके ना निरख को इतना गिरने देगी कि किसान का रगड़ा निकल जाए और ना इतना बढ़ने देगी कि कंज्यूमर का रगड़ा। सर मिसाल और तो आपने बहुत उम्दा दी, लेकिन मुझे ये भी बता दीजिए, जो मेरे सवाल का हिस्सा था कि ये गवर्नमेंट अब मुकर्रर इमदादी कीमत मुकर्रर करने के बाद आपको खरीद कीमत नहीं मुकर्रर की हुकूमत ने। हाँ। फैसला जो मीटिंग में हुआ ये है कि हमारे मुल्क को 62 लाख टन का गंदम का कर दी गई है। मैं अर्ज कर रहा हूँ, मैं आ रहा हूँ। पीपल्स पार्टी का झगड़ा ये है कि वो कह रहे हैं कि 4000 करें। मैं अर्ज कर रहा हूँ, मेरी बात तो सुनिए। 62 लाख जो है टन का रिजर्व हम बिल्डअप करेंगे जो कि हुकूमत के पास महफूज रहेगा। सही। और अगर बहरान होगा तो उसको जारी किया जाएगा, वरना उसे मेंटेन किया जाएगा। ये है बेसिक प्रिंसिपल। ठीक है। लेकिन मैं ये अर्ज कर रहा हूं कि हम फिर जो दुनिया भर के अंदर इंप्लीमेंटेड असूल है उसकी वायलेशन कर रहे हैं। पाकिस्तान की टोटल पैदावार जो है वो 3 करोड़ टन आप लगा लीजिए। उसका 7% बनता है 20-21 लाख टन। आप उससे 3 गुना ज्यादा गंदम खरीदने जा रहे हैं
इससे आपकी इकोनॉमी पे बोझ पड़ेगा। सिर्फ 20 लाख टन ठीक गंदम है। काफी होनी चाहिए मेंटेन करने के लिए। अगर हुकूमत रिजर्व 7% सर वो 1400 साल पहले तय कर गया था। चलें फिर मुझे बताएं टमाटर महंगे क्यों हैं, वैसे सस्ते मैं कब आपको होंगे? बता दूं, आज शोहरों का आलमी दिन है और आप हमारे जज्बात से ना खेलें कि टमाटर और अंडे हम क्यों लेके आए या कितने के लाते हैं। जो अब बात रजी साहब मैं अभी कह रहा था ना कि अभी तो सैलाब के असरात उतरे नहीं है, तो हम यहाँ खड़े हैं। ऐसे ही है, ऐसे ही और है। ये इस बार जो क्रॉप आनी है, अल्लाह करे कि ऐसी आए, अल्लाह करे इस पाकिस्तान के दुख दलदर दूर हो। लेकिन जो मुझे दीवार पे लिखा हुआ नजर आ रहा है वो ये नहीं है जैसा हमारे वजीर आजम साहब बता रहे हैं। हम कौम को एतमाद में लेना चाहिए कि अगले कुछ दिन कुछ साल मुश्किल के हैं, क्योंकि अगली दफा फिर बारिश होनी है, फिर इसी मौसम में होनी है। तो वजीर और आजम साहब इससे ज्यादा पानी आना है। 21% ज्यादा होगी बारिश। नहीं, इस दफा 17% ज्यादा पानी आया था, अगले साल 21% टमाटर ज्यादा सस्ते कब पानी होने आया। रजी साहब? मैं आपसे अर्ज कर दूं, टमाटर सस्ते होने आप का सिर्फ 1 मिनट दे दें, सिर्फ 1 मिनट। टमाटर सस्ते होने का वाहिद तरीका ये है कि पाकिस्तान की अफगानिस्तान से ट्रेड खुल जाए। तो अफगानिस्तान की साइड के ऊपर जो 6000 के करीब ट्रक खड़ा हुआ है और जिसके अंदर टमाटर हैं, सेब हैं, अंगूर हैं और वो गल रहे हैं, वो अगर खुल जाएं तो पाकिस्तान में अंगूर 1200 रुपए किलो है। जी जी, टमाटरों के और कल मैंने एक अंगूरों के अंगूर खाया है और हैं? एक अंगूर खाया है कल एक मैंने। अंगूर खाया मैंने सिर्फ देखा। 1200 के गुच्छे में से आपने 50 रुपए वाला एक अंगूर खा लिया, ठीक है। नहीं, 25 रुपए उसने देखने के लिए मुझसे। अच्छा तो चलें जी, तो ये क्रॉसिटी तो यहीं पे खत्म होती है। हम बॉर्डर पर जैसे ही तजारती अमल बहाल होगा उसके बाद हम देखेंगे कि वो ज़राई अजनास जो हम लेते हैं अफगानिस्तान के रास्ते पाकिस्तान में, उसके बाद कुछ ऐसी सब्जियां जिनकी कीमतें बहुत ज़्यादा महंगी और बिलखुसूस टमाटर, इनकी कीमतों में कमी आएगी। ब्रेक के बाद आपको फिर से ज्वाइन करते हैं TLP पर पाबंदी के हवाले से कि अब विफाक के सिलसिले में क्या करने जा रहे हैं। स्टे ट्यून्ड जी, वेलकम बैक वंस अगेन। नाज़रीन, पंजाब हुकूमत के बाद अब जो विफाक है वो भी इस मामले पर गौर फिक्र कर रहा है, लेकिन मेरा सवाल यहाँ पर यह है कि क्या ये मौसर होगा, पायदार होगा? राना साहब मुझे ये बताइएगा, ये आपको लगता है कि TLP पर दूसरी बार पाबंदी का फैसला देरपा होगा, पायदार होगा? पहले तो ना हमें इस बात को यकीनी बनाना चाहिए कि ये जो मजहबी एलिमेंट होते हैं इन्हें ख़ास मौक़ों के ऊपर ख़ास लोग क्यों इस्तेमाल कर लेते हैं। ठीक, मैं नहीं समझता कि साद रिजवी या अनस रिजवी की इतनी जुर्रत है कि वो इतनी ज़्यादा वायलेशन एक दफ़ा करें, उनके खाते पुलिस एहलकारों की शहादतें आ जाएं, फिर वो महफूज होकर बैठ जाएं और फिर वो सब कुछ करने के बाद आएँ, फिर पकड़ आई जाती है कभी ना कभी, कुछ ना कुछ ऐसा होता है कि बंदा उस पकड़ का शिकार हो जाता है। रज़ी को पता होगा इस बात का, जिन्होंने मुझे बताई भी थी। लेकिन मैं जो बात कहना चाह रहा हूँ वो ये कि देखें, ये जो जत्थे होते हैं ना, जो असले के ज़ोर पे, ये किसी शक्ल में कोई दीनी मजहबी जमातों के ऊपर नहीं है खाली। अभी रिसेंटली जब ANP के वो एमल वली साहब के ऊपर से वो ले ली गई थी सिक्योरिटी, तो आपने वो वीडियो देखी थी, उनके गिर्द क्लाशनकोफ लेके लोग खड़े हुए थे, फायरिंग कर रहे थे और बता रहे थे कि हम अपनी हिफाजत कर लेंगे खुद। या मौलाना फजलुर रहमान साहब की जो मलेशिया है, वो जो खाकी वर्दी शायद पहनती है और वो असला लेके मार्च पास, चले डंडे तो होते हैं ना, हाँ, लेकिन चले मैं कहता हूँ डंडे भी होते हैं। सर हमारे यहाँ तो पंजाब हुकूमत कहती है फलाने ने गुलेल से उसका सर फोड़ दिया, पुलिस ऑफिसर शहीद हो गया, ये हो गया। हमारे यहाँ तो गुलेल भी किसी सर, मैं बस यही कह रहा हूँ कि हमें, मेरा ख्याल है कि एस पॉलिसी तय कर लेना चाहिए कि जब हमें जरूरत हो तो हम इन एलिमेंट को इस्तेमाल ना करें। देखिए, कोई भी तहरीक हो, भले वो लिसानी तहरीक हो, वो कोई फिक्री तहरीक हो, वो कोई सियासी तहरीक हो, उसका बुनियाद क्या होती है? उसका बुनियाद एक बयानिया होता है। कोई भी शख्स या अफराद पे मुश्तमल गिरोह एक बयानिया लेके खड़ा होता है और उस बयानिए के साथ वो लोगों को जोड़ता है, फिक्री तौर पे, दिली तौर पे। बयानिया कभी बंदूक से नहीं मरता, गोली से नहीं मरता, तोप से नहीं मरता। बयानिए का जवाब हमेशा बयानिया होता है। राना साहब, ये लोग जो हैं, भले वो किसी भी सियासी पार्टी, सर तन से जुदा वाली पार्टी से ताल्लुक़ रखते हों, लेकिन वो एक बयानिए पे खड़े। आपको उसका काउंटर प्रोग्रेसिव बयानिया देना है। अगर मैं और इसार राना स्क्रीन पे बैठ के जुगतें करेंगे और उस बयानिए को, जिसमें लिव एंड लेट लिव की बात हो, खुद भी रहिए सुकून से और अपने हमसाये में और अपने मुआशरे में भी लोगों को सुकून से रहने दीजिए। आपको किसी शख्स के बारे में कोई शिकायत है, उसके लिए फोरम मौजूद,
अदलिया मौजूद है, आप उसके अंदर शिकायत लेके जाइए, लेकिन आप किसी शख्स को इस दुनिया से रवाना करने के नारे लगाते हुए उसमें टूट पड़े, भले वो श्रीलंका से आया हुआ बेचारा वो डिज़ाइनर हो जो कि यहाँ पे हमारे यहाँ गारमेंट की निगरानी कर रहा था, उसके ऊपर कर दें। यहाँ पे तो नई दुकानें खुल गई थी। अच्छा, मेरे पास वक्त मुख्तसर है, छोटा सा कमेंट मैं सिर्फ आपसे लेना चाह रही हूँ आखिरी, कि अभी तक आपको क्या लग रहा है सर, रिजवी ब्रदरान की जो गिरफ्तारी है उसमें अभी तक हुकूमत आपको नाकाम की नजर आ रही है? आप भी मुख्तसर सा कमेंट दे दीजिए, आप भी जो क्लोजिंग में पढ़ना है। आज सुबह जो है वो हमारी जो तर्जुमान है पंजाब हुकूमत जी, अज़मा बुखारी साहिबा, अज़मा बुखारी साहिबा, उन्होंने बता दिया है कि इस वक्त उनकी गिरफ्तारी के अंदर ताख़ीर इस बुनियाद पे हो रही है कि उन्होंने इंसानों को शील्ड के तौर पे अपने इर्द गिर्द इकट्ठा किया हुआ है, और हम नहीं चाहते कि इंसानी जानों का ज़या हो, इसलिए हम सब्र कर रहे हैं। लेकिन हमें पता है कि वो कहाँ हैं, हम उनकी निगरानी भी कर रहे हैं, उनके ऊपर बैठ के उनकी मुकम्मल निगरानी हो रही है, लेकिन ह्यूमन शील्ड की वजह से हम एक्शन नहीं ले पाए। आपका तबसरा कैसे? बस सर 2 जुमले में कहूँगा कि रजी की इस बात से मैं बिल्कुल मुत्तफिक हूँ कि लोगों को जीने दें और अवाम के वोट को ज़िंदा रहने दें, उसको कत्ल ना करें ताकत के ज़ोर पे, ये बहुत अच्छी बात है। और दूसरी ये जो शील्ड वाली बात है ना, ये मुझे हज़म नहीं होती। जब आपने किसी मकबूल तरीन लीडर को पकड़ना हो ना, तो उसे पीछे से ऐसे गिरेबान से पकड़ के ले जाते, कॉलर से, वो वर्ड मैंने जरा इज्जत रखी है ना, थोड़ी सी बचाने की कोशिश की है। कॉलर वाली ज्यादा इज्जत वाली बात है, गिरबान वाली बेइज्जती वाली हमारे और आपके गिरेबान और कॉलर को महफूज रखें। मुझे पकड़ा था, यही कहूंगा, जिसपे आपने प्रेस क्लब में मुजाहरा किया था जाके, जब मुझे पकड़ा था तो गिरबान से पकड़ा। रजी साहब, मैं कसम खा रहा हूँ, आपको दोबारा पकड़ेंगे ना, मैं उससे बड़ा मुजाहरा करूंगा। ठीक है, मैं उन्हें मैसेज दे रहा हूँ, और आपके मुजाहरे में पहली फर्द आप मेरे साथ होंगे। लेकिन देखिए, ये मुझे ना हजम नहीं हो रही कि साद और अनस जो हैं उन्होंने शील्ड बनाई हुई है, वो कोई मतलब सुई थे जो इतने लोगों में से निकल के चले गए, आपको पता नहीं चला, वो जाके महफूज ठिकाने पे बैठ गए और उन्होंने शील्ड बना ली, आपने शील्ड बनने दी। तो मैं तो भाई एक तोता मैना की कहा, मुझे वो याद आ गया कमर्शियल, मेरी मुट्ठी में बंद है क्या, बता दो ना। चले, मैं तो उसको ऐसे कंक्लूड करूंगी कि हमने तो ये कहा है कि दहशतगर्दी सिर्फ एक SHO की मार है, तो साद और अनस साहब उस SHO की गिरफ्त से इतने दूर क्यों हैं? इजाजत दीजिए, अपना बहुत सा ख्याल रखिए, अल्लाह हाफिज़।